हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वॉइस चेक करिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। वॉइस क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज चेक वॉइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। होपफुली सभी स्टूडेंट को लास्ट क्लास याद होगा, और जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको पहले स्टार्टिंग की 2 क्लासेस देखनी होंगी, तो समझ में आएंगी आज की क्लासेस। नमस्कार, क्लियर वॉइस, ओके। तो सर हमने क्या क्या कर लिया था, एक बार मैं थोड़ा सा क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। हम पढ़ रहे थे सर, देयर इज कॉस्ट शीट। क्या था हमारा? कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट की बात करें तो इसके अंदर कुछ हेडिंग थे। सबसे पहले हमें परचेज वगैरह आया था, फिर इसके बाद पहला हेडिंग आया दैट इज प्राइम कॉस्ट। फिर इसके अंदर प्लस किया हमने, क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग आया वो क्या आया हमारा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर WIP का किया हमने माइनस प्लस, फिर क्या आ गया हमारा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर प्लस किया हमने, क्या? एडमिन। तो क्या आ गया हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद है? फिर प्लस माइनस किया हमने FG को, क्या आ गया? COGS। फिर प्लस कर दिया इसमें सेलिंग एक्सपेंस, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या सभी बच्चों को ये हेडिंग याद है? तो ये हेडिंग जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने प्रॉपर तरीके से कोशिश करी थी बार बार बता के कि आपको क्लियर हो जाए ये सारी हेडिंग। तो ये लीजिए, आपके सामने हेडिंग गिवन है और हेडिंग के हिसाब से सारी बातें गिवन है। नंबर 1 पहला हेडिंग, नंबर 2 दूसरा हेडिंग। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाय चांस मान लीजिए आपके पास ना वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो आप जो इसके बाद की हेडिंग जो ग्रॉस फैक्ट्री लिख रहे हैं ना, बजाय उसके क्या लिख दोगे आप? नेट फैक्ट्री। मतलब एक हेडिंग मिस होगी तो अगले वाला हेडिंग उसको नाम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेट फैक्ट्री कॉस्ट था हमारा हेडिंग। फिर क्या था हमारा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या गुड सोल्ड। और नाउ लास्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सर ये चीजें तो हमें बहुत आराम से क्लियर है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है क्या होता है? रॉ मटेरियल जो दैट इज, ये सारा मैंने पॉइंट किया है ना, ये सारा पॉइंट, ये 3 पॉइंट, इसी को रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोल देते हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट अलग अलग दे रखा है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ना लिख के सबको सेपरेटली लिख लेंगे। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है तो वहां आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल देते हैं। किस एक्सपेंस से नाम जाना जाता है?
चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए सर फैक्ट्री ओवरहेड। मुद्दे की बात है सर, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा? बड़े सारे खर्चे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में जो कि लिखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब वो वेजेस जो उसका प्रोडक्शन से लेना देना है ही नहीं, वो आ जाएगा। नंबर 2 एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग कुछ खर्चे होते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, कुछ ऊपरी खर्चे हो जाते हैं, ये। नंबर 3 जो फैक्ट्री के अंदर कैंटीन वेलफेयर एक्सपेंस वगैरह होता है, कैंटीन में जहां चाय वगैरह पीते हैं वहां के खर्चे हो गए। नंबर 4 गोडाउन का एक्सपेंस। तो इसका डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए फैक्ट्री में चला जाएगा। हमारे कुछ ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच के एक्सपेंस, हमने गोडाउन 4-5 जगह ओपन किया हुआ है, तो ब्रांचेस के एक्सपेंस, सेगमेंट के एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन। अब देखो मजे की बात, डेप्रीशिएशन ना जहां का होगा वहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहीं आएगा। अगर मैंने बोला ऑफिस में एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन है तो वो एडमिन का होगा। अगर मैंने बोला सेलिंग में है तो वो सेलिंग का हो जाएगा। अगर मैंने बोला कहाँ का है वो फैक्ट्री का है तो वो कहाँ हो जाएगा? फैक्ट्री। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट डेप्रीशिएशन ऑलवेज यहां कंसीडर करना है। मैंने बोला डेप, तो आप कहां इसको कंसीडर करोगे? हमेशा आपको फैक्ट्री कॉस्ट में कंसीडर कर लेना है। कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है? बहुत सारी कॉटन, रुई, ऑयल वगैरह, इन सभी को कंज्यूमेबल स्टोर कह देते हैं। मशीनरी में यूज होता है ना, मशीन को साफ करने में कॉटन वगैरह, वो चीजें। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। तो वर्कर को ट्रेनिंग हम देते हैं, जब कोई न्यू वर्कर आता है तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, भाई मशीन ऐसे चलाना है, ये स्टॉक ऐसे बन रहा है, ये तो उस पर भी खर्चा होता है हमारा, तो वो भी कौन सा खर्चा माना जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारे के सारे जो मैं एक्सपेंसेस आपसे बात कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे किसके हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के हैं। पावर। अब कई बार को पावर ऐसा लगता है हमें कि ये हमारा डायरेक्ट है, लेकिन पावर यहां पे कंसीडर करोगे आप। कहां पे करोगे आप? पावर फैक्ट्री ओवरहेड में। 10 रेंट वेयर हाउस। तो वेयर हाउस काइंड ऑफ फैक्ट्री का ही है ज्यादा से ज्यादा। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। लूज टूल्स क्या होता है? लूज टूल्स हमारे बहुत सारी चीजें, पेज वगैरह और बहुत सारे इंफॉर्मेशन यूज होते हैं, उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, तो वो भी यहीं का पार्ट माना जाता है। आइए 12 वाटर सप्लाई। जो फैक्ट्री के अंदर वाटर सप्लाई हो रहा होगा, तो देखो वाटर सप्लाई ऑफिस में भी हो सकता है, तो वहां के लिए तो वहां का खर्चा। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कहीं भी हो सकता है, तो अगर स्पेसिफिकली नाम लिया जाए तो वहां लिखना है, अदरवाइज आपको फैक्ट्री में लिखना है। वर्क मैनेजर सैलरी। सर वर्क मैनेजर सैलरी का मतलब क्या हो गया? जो वर्कर मैनेजर है, जिसको हम फोरमैन भी बोल देते हैं, जो मैंने बताया था, तो वर्क मैनेजर सैलरी भी यहां आएगा। लॉस ऑन प्लांट एश्योर्ड नॉर्मल। अब लॉस दो तरीके के होते हैं हमारे, लॉस ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस है, मैंने आपको चार्ट में बताया था, ये तो फाइनेंस का खर्चा है, तो कॉस्ट में तो आएगा ही नहीं। अगर नॉर्मल लॉस है तभी लेना है कॉस्ट में। अब कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन आपको बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आप उसे नॉर्मल मानते हो या फिर एबनॉर्मल मानते हो। अगर ड्यू टू एक्सीडेंट वगैरह है तो एबनॉर्मल है, और वैसे नॉर्मली हुआ है तो फिर नॉर्मल मानोगे, डिपेंड्स ऑन यू। 15 इंश्योरेंस ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंश्योरेंस करवाया तो फैक्ट्री का ही खर्चा माना जाएगा। प्रोविडेंट फंड, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उसका प्रोविडेंट फंड अगर है तो वो एडमिन में जाएगा। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका प्रोविडेंट फंड है तो वो जाएगा फैक्ट्री में। अगर कोई सेल्समैन है तो उसका जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जहां का प्रोविडेंट फंड वहां का चले जाएगा। क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट पता है किस पे होता है? जैसे मेडिसिन कोई बना रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है फैक्ट्री में जिसपे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मोटर कार वाले करते रहते हैं कि हम कितने ज्यादा माइलेज बना पाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस पर खर्चा होता है भाई। तो वही यहां आ गया। इसके बाद वेजेस ऑन फायरमैन। तो हम अलग से कुछ नॉर्म्स होते हैं कंपनी में, तो रखना पड़ता है, वेजेस वगैरह दिया जाता है इनको। सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप जो है ना, ये माइनस हो जाता है, ये ना लेस हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा, ये हमारा खर्चा नहीं है, हम कुछ चीजें बेच रहे हैं।
अब स्क्रैप कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तो अगर मैं सेल ऑफ स्क्रैप की भी बात करूंगा, चलो मैं स्टार लगा देता हूं इस पे, अभी बात कर लेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम कौन से खर्चे बोलते हैं, ऑफिस का, जिसको हम ऑफिस के खर्चे के नाम से जानते हैं। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होता है, हमारे अकाउंटेंट जो अकाउंट डिपार्टमेंट को देखता है उसे ऑडिट फीस कहते हैं। लीगल एक्सपेंस, कोई लाइसेंस वगैरह के चार्जेस हो गए, टेलीफोन के खर्चे और ऑफिस के रेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिसको मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पे, बस आपको एक्सपेंस के नाम से समझ में आ जाना चाहिए वो ऑफिस का है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ऑफिस के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो बट ऑब्वियस है वो एडमिन का ही पार्ट माना जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड, इस पे स्टार भी लगा रखा है, इनवर्ड जाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और आउटवर्ड यहां पे आ जाता है। सेल्स ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, जो सेल्स पे एक्सपेंस हो रहा है। इसके बाद वेजेस ऑफ डिलीवरी मैन, तो डिलीवरी कब होता है, सेल्स के टाइम पे होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो हम लेबलिंग वगैरह कर रहे हैं उस पे। कमीशन जो सेल्स एजेंट को दिया जा रहा है। डिस्काउंट ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ सैंपल, हम फ्री में बांट देते हैं ना कि लो भाई रखो अपने पास, दुकानदार को देके आते हैं। मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, हमें मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ती है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हमारे आने जाने का खर्चा, तो ये कौन से खर्चे हो गए हमारे, सेलिंग। तो ये हेडिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग के हिसाब से ये खर्चे को डिफाइन किया गया है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, कितने हेडिंग थे लास्ट क्लास में वो भी हमने देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन अभी करेंगे, उससे पहले आपको एक मैंने बताया, हम सेल ऑफ स्क्रैप की बात करते हैं। अब स्क्रैप दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट स्क्रैप, एक हो सकता है इनडायरेक्ट। एक हो सकता है डायरेक्ट, एक हो सकता है इनडायरेक्ट। पहले हम डायरेक्ट स्क्रैप समझते हैं। मान लो एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि जो मेरा काम है वो काम है, मान लेते हैं प्लेट बनाना काम है, स्टील की प्लेट, जानते हो कौन सी प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, वो प्लेट बनाता हूं मैं स्टील की। तो स्टील की प्लेट पता है कैसे बनाता हूं, तो मेरे पास ना स्टील रोल होके आता है। कई बार आप कहीं ट्रेवलिंग के लिए गए होगे ना गाड़ी वगैरह से, तो आपने देखा होगा स्टील जो होता है ना, ये स्टील या इसको आयरन बोल लो, जो भी होता है वो ना कोयल की तरह लपेट के होता है, बड़े बड़े बंडल्स होते हैं वो, ठीक है ना। और वो जिस गाड़ी के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है ना, उस 20-22 टायर वाले जो होते हैं, उस गाड़ी के ऊपर कोयल होते हैं, तो पूरी शीट होती है इनकी। आपको उसके हिसाब से नहीं मिलेगा कि इतना, मतलब पूरी शीट होती है, रोल होता है। तो एक शीट मान लेते हैं स्टील का है ये। अगर मैं स्टील कॉयल दिखाऊं, वैसे तो क्या आप देख रखा होगा, नहीं तो चलिए देखते हैं, कहीं मिल जाए मुझे तो आपको थोड़ा बहुत और रियलिस्टिक लगेगा। फैक्ट्री में स्टील आयरन कैसे होते हैं, ये देखिए, ये रोल देख रहे हैं आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये रोल, ये रोल इस तरीके से बन के होता है। आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेवलिंग किया होगा तो देखा होगा, ये सारे रोल्स हैं। और बेसिकली ये ऐसे होता है सीधा, एक देखिएगा ना तो बहुत बड़ी शीट होती है ये। तो मेरा काम प्लेट बनाना है, तो मुझे बहुत, मेरे लिए तो ये क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। अब रॉ मटेरियल में मैंने डिसाइड किया प्लेट बनाऊंगा, तो प्लेट का हर किसी का साइज होगा, ठीक है। तो मैंने प्लेट बनाना चालू किया, जब एक प्लेट बन गया और मैंने फैसला किया इसमें से सेम साइज ऑफ प्लेट निकालूंगा, सेम साइज का प्लेट निकालूंगा। ये देखो, अगर एक प्लेट यहां से निकाल लिया मैंने, अब एक प्लेट मैं यहां से निकाल लूं, एक प्लेट मैं यहां से निकाल लूं, एक प्लेट यहां से निकाल लूं, थोड़ा एडजस्ट करके, बहुत ज्यादा एडजस्ट करूंगा तो ऐसे निकाल पाऊंगा, यहां पे बहुत ज्यादा एडजस्ट करूंगा तो निकाल पाऊंगा। अगर मैं बोलूं आपको एक प्लेट और भाई बना ले, तो गुंजाइश है या नहीं है। जब ये प्लेट बना लेते हैं ना हम, जैसे प्लेट नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, तो ये कटिंग होती है मशीन में। तो ये हिस्सा तो कट के निकल गया प्लेट वाला, जो इसके साइड वाला ये जो हिस्सा जो बच गया ना, ये इसका किसी काम में यूज नहीं हो सकता।
हाँ अलग बात है, हम कुछ इसको मेल्ट करके या फिर मान लेते हैं स्पून चम्मच वगैरह बनाने में काम है, तो जो ये एरिया है ये यूज नहीं होता। तो मैं अगर इस एरिया को यहाँ से हटा दूं तो प्लेट प्लेट बच गई, बाकी ये एरिया बच गया। अब ये जब हम बहुत सारा फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं तो कई बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हम इसको उठा के क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि मेरे लिए क्या है वो स्क्रैप, इसको बेच देंगे। तो जो हमारा ये है ना, ये हमारा सेल ऑफ स्क्रैप माना जाएगा। और ये सेल ऑफ स्क्रैप पता है कौन सा है सर? ये सेल ऑफ स्क्रैप है रॉ मटेरियल का, क्योंकि मेरे लिए रॉ मटेरियल स्टील था और उससे है, समझ रहे हो बात? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। तो इसका इस्तेमाल पता है कहां करते हैं, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है, तो जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो यहीं पे, क्योंकि ये डायरेक्ट है तो यहां लेस कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। समझे बात? यहां पे क्या करेंगे हम, यानी प्राइम कॉस्ट निकालने से पहले इसको क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। अब आप एक बात सर, ये क्या होता है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है कि जो ये रोल वगैरह भी पैक्ड होके आते हैं ना, या कुछ भी पैक्ड होके आता है, तो मान लो गत्ते में आता है, कार्टून बॉक्स में आते हैं, तो ये बॉक्स वगैरह भी मेरे लिए स्क्रैप ही है। तो फैक्ट्री में कई बार सामान आ रहा है कहीं से भी पैक्ड होके आ रहा है, तो बहुत सारा क्या करते हैं, फिर हम उसको बेच आते हैं, तो वो भी सेल ऑफ स्क्रैप है। तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। जैसे बॉक्स वगैरह हो गए, बड़ी सारी चीजें हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये पता है कहां से होगा, ये भी लेस हो जाएगा, इसे भी बोला जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप, बट ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में से, ओवर हेड में से, ये भी लेस होगा। आप समझे बात मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास दो जगह पे स्क्रैप हो सकता है। मैं अगर यहां पे लिखूं भैया सेल ऑफ स्क्रैप, और मैं यहां भी लिख दूंगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेकिन समझने वाली और मुद्दे की बात यह है कि सेल ऑफ स्क्रैप है क्या। अगर रॉ मटेरियल से है तो हम यहां माइनस करेंगे प्राइम कॉस्ट से पहले, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे भैया रॉ मटेरियल नहीं मान रहे हो, तो फिर कहां से माइनस करेंगे, यहां से। अगर कुछ नहीं बोला फिर तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ जाता है, यहां मानो यहां मानो, आपकी इच्छा है। नोट, कॉस्ट अकाउंट के अंदर बड़ी सारी चीजें अजम्पशन लेनी पड़ेगी हमें, समझ रहे हो बात आप? तो क्या यहां तक बातें आपको समझ में आई सभी को, क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या हमें किस तरीके से लेके चलना है? क्या सभी स्टूडेंट को यहां तक सारी बातें क्लियर है? बता दीजिए फटाफट से। समर्थ पांडे, यस, सभी स्टूडेंट को क्लियर है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला किसी को डाउट है, तो सभी ने यस बोल दिया है। आप मुझे बताइए क्लियर है ये सारा? सर एक बार और समझा दो, लेट ज्वाइन है जारा, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, फिर भी मैं क्विकली बता देता हूं। अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा, उसके बीच में इसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन ट्राई करें हम, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, आज लिंक जनरेट होगा बुक का, तो सभी को दे दिया जाएगा। तो मान लो ट्यूसडे तक होपफुली आप सभी के पास बुक आ जाएंगी। आपके बुक का क्वेश्चन है ये, इसी को ट्राई करने वाले हैं। जनरल क्वेश्चन है जिससे कि हमें क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है? आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? जनरल क्वेश्चन है, उसको जनरल तरीके से हम करने वाले हैं। और हम बहुत दौड़ नहीं लगाना क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कभी भी रेस नहीं लगाना कि भैया जल्दी जल्दी करके दिखाओ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एकदम आराम से करना है। चलिए, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे टॉप पे? हम कॉस्ट शीट जब कर रहे हैं ना, तो मेरे मन में है कि मैं एक काम क्यों ना करूं कि मैं हेडिंग लिख लूं सारे पहले, ठीक है? बेटर रहेगा मेरे लिए, मैं सारे हेडिंग लिख लेता हूं। तो मेरे 5 से 6 लाइन में ना ये आ जाता है, दैट इज प्राइम कॉस्ट, ठीक है? इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ना हम एक ही लाइन में लिख लेंगे। सर और भी जानकारी हुई तो उसको वर्किंग नोट नंबर 1 करके लिखेंगे। सर कैसे बात करो, जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा हुआ था नोट नंबर 1, ठीक है? वो बेटर रहेगा, एक दो आइटम हुआ तो लिख लेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा ग्रॉस।
कॉस्ट। उसके बाद अगला हेडिंग आ जाता है नेट फैक्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ एंड नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। और नेक्स्ट लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सेल और प्रॉफिट निकल जाएगा। जो जानकारी हमें एक्स्ट्रा लगेगी हम वहां से हटा देंगे, उसको रखने ही वाले नहीं है। जहां जो पॉइंट आएगा उसको वहां पे हम प्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं कि पहले हमें प्राइम कॉस्ट करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल आप एज इट इज करिएगा और आराम से प्रैक्टिस करिएगा, बड़े आराम से होगा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक तो ये निकालो। बी पार्ट कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। द अमाउंट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, पर्टिकुलर से कितना प्रॉफिट हुआ, सारी चीजें पूछ ली है इसने। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वाले सेक्शन को ना हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, पहले परचेज लिख लेंगे, फिर प्लस कर देंगे ओपनिंग, फिर माइनस कर देंगे क्लोजिंग। ये किस चीज का, रॉ मटेरियल, ठीक है, हमेशा ऐसे कर लेंगे। तो 5,000 है ये, तो मैंने इसे इनसाइड में लिख लिया 5,000। इसके बाद फिनिश गुड्स का, अब यहां पे ओपनिंग कह रहे हैं तो फिनिश गुड्स क्या है, तो फिनिश गुड्स कहां पे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में। तो यहां पे प्लस हो जाएगा ओपनिंग 4,000 और माइनस क्या कर देंगे यहां पे, क्या समझ में आ रहा है आपको, फिनिश गुड्स का, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दे रखा है, तो क्लोजिंग कितने का, और यहां पे भी माइनस कर देंगे हम 5,000। यहां पे कितने माइनस हो जाएंगे हमारे 5,000। चलिए ये पॉइंट कर लिया हमने, एक ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब रॉ मटेरियल परचेज बताओ किसका पार्ट होगा, ये प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा रॉ मटेरियल परचेज। तो प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा, कितने का है रॉ मटेरियल परचेज, 50,000। तो आप बाहर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, एज यू विश, आपकी जो इच्छा है। इसको 1,000 लिख लिया, ठीक है। वेजेस पेड टू लेबर, अब यहां पे बताए नहीं कौन सा वेजेस, तो जब भी वेजेस बोले तो समझ जाना डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वेजेस पेड, कितने रुपए का पेड किया, वेजेस पेड हमारा 20,000, नाउ 20,000। यहां पे थोड़ा सा हमें जगह ज्यादा चाहिए होगा, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूं, बाकी मैंने बोला कि लाइनें भी बता दूंगा कि कितने कितने लाइनें छोड़नी है। चार्जेबल एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चार्जेबल एक्सपेंस भी क्या होता है हमारा, तो चार्जेबल एक्सपेंस कितने रुपए हैं, चार्जेबल एक्सपेंस 2,000। इसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस, अब भाई ये रेंट कहां का है कुछ तो बताओ। तो कुछ ना बोला जाए तो रेंट हमेशा ऑफिस का कंसिडर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जनरली फैक्ट्री ना रेंट पे नहीं लेते हम। फैक्ट्री हम कहीं सुनसान जगह में खरीदते हैं, किसी खाली जगह पे खरीदते हैं तो खरीद ही लेते हैं। तो ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस एडमिन होता है, तो एडमिन मेरे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो मैं यहां पे नोट लिख लेता हूं, पहले नोट नंबर 1 लिख लेता हूं। नोट नंबर 1 ये ले लेता हूं फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, ओवरहेड। फिर नोट नंबर 2 ले लेते हैं एडमिन के लिए, ओवरहेड, ओ एच लिखूंगा ओवरहेड को, ठीक है, नोट नंबर 2। तो मैं नोट नंबर 2 के जगह पे लिखूंगा इसको, क्या था हमारा ये, रेंट।
रेंट कितने का है? 5,000। ठीक है। और यहां पे क्या ये रेंट हमारा ऑफिस का ही है? कहीं क्वेश्चंस में गिवन है कि ये रेंट जो है हमारा ये ऑफिस का ही है? बताओ। नहीं, ये रेंट कहाँ का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है। ठीक है ना, फैक्ट्री का। तो हमारा एक अजम्पशन है ये कि रेंट नहीं रहा होगा। तो जब कभी भी आपको रेंट देता है, इसके लिए हम क्लियरली नोट डालेंगे। आपको लगता है कि मुझे यहां डाला है मैंने, तो मैं इसको यहां भी उठा के डाल सकता हूं, कोई मनाही नहीं है। मैं अब यहां लिखूं चाहे मैं यहां लिखूं, इसके लिए एक नोट दूंगा। जैसे मान लो मैंने ऊपर डाल दिया तो मैं नोट दूंगा। और अगर आप ऑफिस में लिखते हो भी आपको नोट देना होगा। पूरे नंबर चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। पावर, पावर तो मैंने बताया हमेशा फैक्ट्री का ही लेना है। पावर कितने रुपए पावर? 2400। फैक्ट्री हीटिंग, ये तो खुद ही कह रहे हैं, तो फैक्ट्री 2000। फैक्ट्री इंश्योरेंस कितने का है? 1000। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस ये भी यही आएगा। $500। इसके बाद सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का वेस्टेज है, तो सेल ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब, सेल का मतलब हो गया आप वेस्टेज को सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये स्क्रैप हुआ। अब बताओ ये स्क्रैप कहां माइनस होना चाहिए? आप बताइए कहां माइनस होना चाहिए, कमेंट में बताइए। ये हम प्राइम कॉस्ट से पहले माइनस कर लें या प्राइम कॉस्ट के बाद माइनस करें? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। प्राइम कॉस्ट से पहले या प्राइम कॉस्ट के बाद? कहां माइनस करना चाहिए? सबसे टॉप पे माइनस करना चाहिए। क्यों सर टॉप पे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये हमारा वेस्टेज है। ठीक है, तो यहां से लेस कर देते हैं। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए? 200। क्लियर है सभी को? तो सर इसके नोट नहीं बनाए तो यही लिख रहा हूं, जिसके नोट बना रहा हूं तो इकट्ठा करके सीधा मैं लिख दूंगा वहां पे। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में से, बिल्कुल ठीक। ऑफिस, तो ऑफिस आ गया तो यहां पे आ जाएगा ऑफिस सैलरी कितने? 4000। ऑफिस का प्रिंटिंग है 200। सैलरी ऑफ सेल्समैन, अब ये जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो नोट नंबर 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरी ऑफ सेल्समैन 2000। कमीशन ट्रेवलिंग एजेंट ये भी यहीं का है 1000। ठीक है, सेल्स 1,00,000 दे रखा है, तो सेल्स की जगह पे तो मैं सेल्स लिख ही देता हूं 1,00,000। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि पहले प्राइम कॉस्ट फिर ये, ऐसा नहीं कोशिश करना, नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा। आपने हेडिंग डाल दिया उसके हिसाब से कर लेना। आप थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे, 5-5, 7-7, 10-10 लाइन करके, उस हिसाब से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। नाउ अब हम टोटलिंग प्रोसेस कर लेते हैं। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ये तो आ गया 4200। इसका टोटल कर लेते हैं तो कितने आ गए ये? 10,900। 10,900, 10,900। इसका टोटल कर लें 3,000। ठीक है, अब हम देखते हैं 10,900। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका टोटल करना है। टोटल क्या आएगा? 50,000, 1,000, 20,000, 2,000,
और माइनस का 200, ये 72,800 आ गया। 72,800 क्या है? प्राइम कॉस्ट। फिर हमारे क्वेश्चन में पूरे में देखा जाए तो WIP था ही नहीं, तो ग्रॉस और नेट का पंगा ही नहीं आएगा, तो सीधा जो हमारा अगला हेडिंग जनरेट होगा वो सीधा नेट होगा, ये हट जाएगा यहां से, समझे? तो अब जो यहां पे लिखने वाला हूं मैं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। जो कहां से लिखूंगा मैं? वर्किंग नोट नंबर 1 से उठाऊंगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा 10,900। समझे बात आप? इससे थोड़ा आपका कॉस्ट शीट ना, मतलब आप एक तो नीट एंड क्लीन भी दिखेगा और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कितना स्पेस छोड़ना है, क्योंकि इसके लिए पता है एक लाइन में हम लिख देंगे। हाँ, क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे, मान लो एक ही इकट्ठा ही दे रखा है टोटल करके उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड, तो जरूरत ही नहीं है हमें लाइन छोड़ने की, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा नेट, तो प्लस 10,900, ये आ गया 83,700। अब यहां पे क्या आता है हमारा? एडमिन एक्सपेंस। सर कहां से लिखोगे? वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में कितने हैं? 4200, ये लिखा। अब इसका टोटल, इसका हेडिंग बन जाएगा 87,900। अब सर ये तो दे ही रखा है, तो सीधा सीधा 1,000 माइनस का आ गया, और ये टोटल आ गया हमारा 86,900, ठीक है? अब यहां पे क्या आएगा हमारा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां से लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 3 में कितना आया था? 3,000। अब इसको टोटल कर देंगे 89,900। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 89,900 था, और आपने बेचा कितने का सामान? 1,00,000 का। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा आपका? प्रॉफिट माइनस 1,00,000, दैट इज 10,100। देखिए, अगर आप किसी आइटम को, अगर मैं जो मैंने रेंट लिखा है इसको यहां भी प्लेस कर दूं, तो आंसर हमारा 10,100 ही रहेगा। लेकिन नोट नहीं दोगे तो वहां पे एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब और तो किसी चीज के लिए नोट नहीं देना था आपका, ये बन गया कॉस्ट शीट, जिसको मैंने सिंपल सा नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। आपसे एग्जामिनर नीचे से ऊपर भी करवा सकता है, नीचे से ऊपर इन द सेंस कि आपसे आपको ये आइटम दे दे और ये भी निकलवा सकता है, कोई भी हेडिंग। तो सबसे पहला था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, तो भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम मैं यहां निकाल देता हूं। ए पार्ट का आंसर होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, दैट इज आपका आ गया 51,000। निकाल दिया। फॉर्मूला लिख देंगे, ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग। दूसरा था कि आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये निकाल रखा है, आपको अलग से इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कहता है आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल दिया हमने, तो हमें अलग से मेंशन नहीं करना है। लास्ट कहता है फाइनली कि अमाउंट प्रॉफिट। तो लो भैया हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया। तो जो जो क्वेश्चंस में बोला गया था वो सभी की सभी जानकारी हमने यहां पे निकाल के दिखा दी। तो बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? क्या क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक? किसी को डाउट? सर ओपनिंग स्टॉक 5,000 है। किसका ओपनिंग स्टॉक 5,000 है? हाँ बिल्कुल 5,000। ओपनिंग 5 ही लिखा है मैंने, ओपनिंग तो 5 ही लिखा है देखो। अच्छा यहां तो नहीं बोल रहे? ओके सही है, 5 ही लिखा है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये 5,000 ओपनिंग है। देखो यहां पे जो है ना फिनिश गुड्स का, ये देखो ये है 4,000, तो मैंने 4,000 ही लिखा है। और जो क्लोजिंग है ना फिनिश गुड्स का, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग, तो ये 5,000। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखने में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गया होगा। बताइए सभी स्टूडेंट को क्लियर है? जितने भी बच्चे लाइव हैं?
क्लियर है कैसे करना है? तो ये हमारा एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, पी एंड एल। लेकिन कौन से वाला पी एंड एल? कॉस्टिंग वाला। और अभी हम ओल्ड वाला लेके चल रहे हैं, फिर न्यू भी चलेंगे। ओके क्लियर। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, ये मैं आपको पहले मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में बताइएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम किसका पार्ट है बताइए। रॉ मटेरियल कंज्यूम सभी बच्चे कमेंट में बताते जाएंगे और मैं समझता जाऊंगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम किसका पार्ट है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्यों हटाए? क्योंकि वहां पे गिवन ही नहीं था हमारा WIP, इसलिए प्राइम कॉस्ट में बच्चों ने दिया जवाब प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बिल्कुल सही। वेजेस पेड टू लेबर ये किसका पार्ट है? वेजेस पेड टू लेबर, वेजेस पेड टू लेबर ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। अब वेजेस दो टाइप के बताए थे, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री में जाता है हमारा। इसके बाद डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस, तो खुद ही कह रहा है डायरेक्ट, तो ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ऑयल एंड वेस्टेज ये किसका पार्ट होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। वेजेस ऑफ फोरमैन, फोरमैन कहां होते हैं? वेजेस ऑफ फोरमैन बताइए ये कहां का पार्ट होगा? फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। स्टोर कीपर वेजेस, स्टोर कीपर भी फैक्ट्री में ही होते हैं, तो ये भी कहां चला जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक पावर, ये भी फैक्ट्री में ही जाता है पावर हमारा, ये भी फैक्ट्री में ही चला जाएगा। पिछले क्वेश्चन में कहा था रेंट ऑफिस का लेना, लेकिन मैंने फैक्ट्री का ले लिया और उसके लिए नोट दिया ना। आप ऑफिस का लेता तब भी मैं नोट देता। कहता है लाइटिंग फैक्ट्री, ये तो क्लियर है भाई। अब रेंट इसने कह दिया फैक्ट्री का, तो अब देखो एक बच्चे ने डाउट पूछा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रेंट फैक्ट्री का है तो भाई फैक्ट्री का है, खत्म कहानी। लाइटिंग फैक्ट्री का भी दे रखा है, लाइटिंग ऑफिस का भी दे रखा है, तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में पहुंच जाएगा, ऑफिस वाला एडमिन में पहुंच जाएगा। ऑफिस का दे रखा है हमें रेंट, तो ऑफिस वाला ऑफिस में, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में। रिपेयर फैक्ट्री का दे रखा है हमें, ठीक है, और मशीनरी का दे रखा है जो कि फैक्ट्री में, और ऑफिस का दे रखा है जो कहां चला जाएगा हमारा? ऑफिस में। तो जहां का है वहां। डेप्रीसिएशन ऑफिस का दे रखा है तो ऑफिस में चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है तो फैक्ट्री में चले जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है हमारा? फैक्ट्री। मैनेजर सैलरी, मैनेजर का सैलरी बताइए। अब मैनेजर तो दोनों जगह हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, पर ज्यादातर मैनेजर ऑफिस में होते हैं, तो आप ऑफिस में भी लिख सकते हो, और फैक्ट्री में लिखना है तो फैक्ट्री में नोट देना पड़ेगा इसके लिए कहां से कनेक्टेड है। डायरेक्टर फी ये ऑफिस का ही होता है, ठीक है। ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल ही दिया। टेलीफोन चार्ज ऑफिस का खर्चा है, टेलीफोन चार्ज किसका? ऑफिस का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी ऑफिस का खर्चा है। सेल्समैन कमीशन भैया ये तो खर्चा हमारा, डिलीवरी वैन वगैरह सेल्समैन कमीशन। सेलिंग एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी सेलिंग एंड। एडवर्टीजमेंट ये भी सेलिंग एंड। वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस, अब एक होता है गोडाउन, एक होता है वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, और नहीं फैक्ट्री में भी हो सकता है, और सेल्स वाले भी रखते हैं वेयर हाउस। अब जैसे देखो स्विगी और जोमेटो या फिर सॉरी ब्लिंकिट वगैरह जो सामान भेजते हैं वो वेयर हाउस से आता है। आप कई बार देखोगे तो वो कई जगह पे आप देखोगे ब्लिंकिट वाले बहुत सारे खड़े होंगे, वो स्टोर करते हैं, तो वो सेलिंग का पार्ट हो गया। अगर फैक्ट्री में तो फैक्ट्री का पार्ट हो गया, दोनों डिपेंड्स करता है। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग का, तो कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि भैया ये लगातार सेलिंग सेलिंग का आ रहा है तो ये भी सेलिंग का ही पार्ट रहा होगा। नोट तो देना ही भाई, चाहे आप फैक्ट्री मानो, चाहे ऑफिस मानो, चाहे कहीं का भी मानो। और कैरिज आउटवर्ड तो क्लियरली पता है हमें ऑफिस का होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल। तो ये है, आपको बनाना क्या है? कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। एक तो क्या कैलकुलेट करना है, और एक क्या कैलकुलेट करना है, और एक क्या, और एक क्या, और एक
बस ये बोल दिया गया। लेकिन हम इसको अलग अलग निकालने से अच्छा होता है कि हम क्या बना दें, यानी आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा कॉस्ट शीट बनाने के लिए, इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि आप क्या बना लीजिए, कॉस्ट शीट। तो यहां पे आपका क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। अब WIP नहीं दिखा तो सीधा नेट फैक्ट्री, नेट फैक्ट्री के बाद क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ, फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद अब WIP जब होगा तभी आएगा ग्रॉस, अदरवाइज नहीं आएगा। कहा क्या लिखा है, हाँ तो लिख तो रहा हूं मैं, नेट फैक्ट्री को ही फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, और लास्ट में सेल आ गई। समझे, यहां तक क्लियर है। अब आपको सभी के क्वेश्चंस के आंसर, इसको मैं होमवर्क में दूं करने के लिए, कर लोगे। मैं एक काम करता हूं, हर किसी का मैं आंसर लिख दूं या फिर नहीं लिखूं, हाँ क्या क्या आ सकता है क्या क्या नहीं आ सकता। ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर था जो मैंने बताया। रॉ मटेरियल कितना है, 4000, ये है। मैं नेट प्रॉफिट बता देता हूँ सीधा, नेट प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 70,300। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा ना, ये आएगा हमारा आंसर 70,300। ये मैं आपको अगली क्लास में मैं करवाऊंगा, ये आपको मैंने दिया होमवर्क में करने के लिए। हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका।